जल संसाधन चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। जल संसाधन जो चैप्टर है मैं आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट आज मैं आपको इस चैप्टर की समरी बतानी चाहती हूँ। ओके, इस चैप्टर की समरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जल के बारे में। जल क्या है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जल पाया जाता है, और जल जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। माने जल की नीड हर जीवित प्राणियों को होती है। जीवित पशु, पक्षी, मनुष्य, माने जो भी हमारे जीव हैं, माने सभी को पानी की आवश्यकता होती है। इवन पेड़ पौधे, माने पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पानी, तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जल का महत्व क्या है, माने जल की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप देखते हो कि हम दैनिक उपयोग से लेकर पानी का उपयोग पूरी तरह से करते हैं दैनिक क्रिया के लिए। जैसे आप मान लीजिए पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, अदर जो हमारे दैनिक कार्य है उनके लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। ओके, तो जल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। दैनिक कार्यों के बाद जो हमारे पौधे हैं वो भी क्या करते हैं? पृथ्वी की सतह से, यानी मिट्टी से, पृथ्वी से ही क्या करते हैं? जल सोखते हैं, और जिससे उनकी पानी की नीड पूरी होती है। जल हमारे उद्योगों के लिए भी आवश्यक है। बिना जल के उद्योग संभव नहीं है। तो उद्योगों में भी हम लोग क्या करते हैं? जल का प्रयोग करते हैं। मशीनों को ठंडा करने के लिए, मशीनों को साफ करने के लिए, प्रोडक्शन तैयार करने के लिए हम लोग पानी का उपयोग करते हैं। ओके, जब जल क्या होता है? ऊंचाई से नीचे गिरता है। ऊंचाई से नीचे गिरने पर इस जल से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे बिजली बन जाती है। ओके, माने जल से, जब ये जल को ऊंचाई से नीचे बांध बनाकर इन्हें ऊंचाई से गिराने के बाद इससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिससे बिजली बनाई जाती है। ओके, अधिक जल तंत्र जैसे समुद्र है, महासागर है, जो भी तटवर्ती क्षेत्र है, तो मैंने आपको बताया तटवर्ती क्षेत्र से हमारा तात्पर्य क्या है। जैसे मान लीजिए हम इंडिया के मैप में देखते हैं, तो जो भी हमारा साउथ एरिया है, तो ये दोनों जो हमारे क्षेत्र है वो हमारे क्या है? तटवर्तीय क्षेत्र। ओके, ये दोनों हमारे क्षेत्र क्या है? तटवर्तीय क्षेत्र है। तटवर्ती यानी तटवर्ती क्षेत्र। तटवर्ती क्षेत्र का मतलब होता है यहाँ भी हमारा समुद्र है और यहाँ भी, यानी समुद्र के तट यानी किनारे। ओके, तो जो भी हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र है, माने जो भी हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र है, ये क्या करते हैं? वातावरण को नियंत्रित करते हैं। ओके, नदी है, समुद्र है, सागर है, ये क्या है? हमारे जल के साधन है। आंतरिक तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह से जल मार्ग जो है वो व्यापार के लिए बहुत ही सक्षम, बहुत ही वाणिज्य का प्रमुख तरीका है। पुराने समय से भी आप देखते चले आ रहे हैं कि जल मार्ग के द्वारा ही व्यापार किया जाता है। ओके, जल का पृथ्वी पर विक्रम की जब बात करते हैं, तो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर जो हमारा जल पाया जाता है, इसकी मात्रा कितनी है? 2/3। पृथ्वी के 2/3 भाग में पानी है। जब हम जल का, यानी इसका उपयोग हम लोग कर पाते हैं। मैंने आपको बताया था कि 97% जल जो है वो महासागर और समुद्र में पाया जाता है, जो कैसा होता है? लंबी और क्षारीय होता है। ओके, इसलिए इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, तो मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस आपके साथ कर चुकी हूँ कि बहुउद्देशीय परियोजना से हमारा क्या तात्पर्य है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमारा तात्पर्य है कि नदी, यानी बड़ी बड़ी नदियों में कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो बांध बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। ओके, फर्स्ट से आप समझ लो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब है कि बड़ी बड़ी नदियों पर कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो बांध बनाए जाते हैं,
उन्हें हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं, जिनका हम लोग कई तरह से बड़े इन नदियों के जल का हम लोग कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनका हम लोग उपयोग करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ क्या है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ बहुत सारे, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों के जल को रोका जाता है, बांध बनाए जाते हैं। ओके, सबसे पहला क्या है? सिंचाई के लिए बारिश तथा सूखे में, सिंचाई के लिए बारिश तथा सूखे में इसका उपयोग किया जाता है। नदियों में बाढ़ का नियंत्रण के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं। विद्युत का निर्माण करने के लिए जो लोगों के काम आती है। आंतरिक नौकायन का विकास करने के लिए, नौकायन का विकास करने के लिए बड़ी नदियों पर, बड़ी हमारी नदियां हैं उन पर पानी रोककर छोटी नदियों की ओर ले जाया जाता है, जिससे नौकायन को भी हमको आराम मिलता है। ओके, मछली जल संग्रह को मछलियों को जीवित रखने के लिए मनोरंजन सामग्री जैसे नदी के किनारे हम लोग देखते हैं रिजॉर्ट है आदि बनाने के लिए भी पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं मैंने आपको बताया, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ क्या है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि कई देशों कई अलग अलग देशों के साथ साथ हमारे भारत में भी कई महत्वपूर्ण नदियों पर कई महत्वपूर्ण बांध बनाए गए। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दामोदर घाटी, यानी दामोदर घाटी जो हमारे यहाँ परियोजना है वो किस नदी पर बनी है? दामोदर नदी पर। भाखड़ा नगर जो हमारा बांध बना है सतलज रिवर पर बना है, सतलज नदी पर बना है। हीराकुंड महानदी पर बना है। और कोसी परियोजना कोसी रिवर पर है। और चंबल परियोजना जो है वो चंबल रिवर पर है। ओके, तो मैंने आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जल की कमी के क्या कारण है। मैंने हमारी पृथ्वी पर जल लगातार घटता जा रहा है, जल की मात्रा लगातार घटती जा रही है और ये देखा जा रहा है कि अभी कुछ देश ऐसे हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं और ये भी कहा गया है कि 2025 तक भारत भी उसी कंडीशन में होगा जब हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी होगी। ओके, तो 2025 मैंने 1919 में 26 देशों ने इस संकल्प को लिया था और अब ये पता चलता है कि 2025 तक 65 देश ऐसे होंगे जहां पानी की कमी होगी। तो पानी की कमी को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जल की शुद्धता का विकास करना चाहिए, यानी जल हमें क्या अशुद्ध होने से बचाना चाहिए। तो जल की शुद्धता की आवश्यकता इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हम अशुद्ध जल का प्रयोग करेंगे तो हम क्या होंगे? बीमार होंगे और बीमारियों से शरीर कमजोर हो जाने से क्या होता है? मृत्यु दर जो हमारी है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारे जल में कई प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, परंतु जब ये अशुद्धियां ज्यादा हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं तो जल की शुद्धता पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। अब ये अशुद्धियां होती कौन कौन सी हैं? ये अशुद्धियां कैसे होती हैं जल में? तो इन अशुद्धियों जैसे क्या है? कूड़े कचरे के माध्यम से, रासायनिक गंदगी के माध्यम से, औद्योगिक अपशिष्ट के माध्यम से जो जल हमारा है दूषित हो जाता है। और यदि हम लोग दूषित जल का प्रयोग करते हैं तो कई तरह की बीमारियां बन जाती हैं, जैसे क्या है? टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है और डायरिया रोग है। मतलब इस तरह के रोग बनने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है जल संरक्षण। मैंने आपको बताया कि जल की कमी को रोकने के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता है। हमें क्या करना चाहिए? जल का संरक्षण करना चाहिए। तो जल क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ जल के संग्रह को हम लोग क्या कर रहे हैं? लगातार व्यय कर रहे हैं। ठीक है, तो वनोन्मूलन है, भवन निर्माण है, सड़क है, औद्योगिक है, जो जल संग्रह को व्यय कर रहे हैं। इसी प्रकार ये भी जरूरी है कि हम लोग क्या करें? जल संसाधन तथा संरक्षण के लिए भविष्य में इसकी व्यवस्था करना जरूरी है। यदि इन फ्यूचर अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? जल लगातार घटता जाएगा और हम लोग भी जल की कमी की समस्या से जूझ रहे होंगे। ओके, जल संरक्षण के महत्वपूर्ण तरीके, हम लोग जल को संरक्षित कैसे कर सकते हैं? तो क्या है? वनारोपण, यानी
एक वनारोपण द्वारा, पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए ताजा पानी महत्वपूर्ण है। तो अच्छी सिंचाई तकनीकी में बेकार के पानी का उपयोग किया जाता है। माने इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा जो तरीका है जल संरक्षण का वो क्या है, वृक्षारोपण है। माने वृक्षारोपण द्वारा हम लोग जल को संरक्षित यानी जल को संरक्षित कर सकते हैं। ओके, तो जल को पौधों को सींचने के लिए प्रक्रिया क्या है, बहुत सारे तरीका है। इसका उपयोग हमें कैसा, लहरदार जमीन पर कर सकते हैं। मैंने अगर हम लोग खेतों में पानी डालते हैं तो क्या होता है, मोस्टली ज्यादा पानी बहकर बेकार हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जमीन पर मैंने जब भी लहरदार जमीन पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जल की हानि पर रोक लगाई जा सकती है। सूखे क्षेत्रों में वाष्पीकरण कुछ होता है तो बूंद बूंद कर सिंचाई के लिए भी उपयोगी है। ओके, नेक्स्ट है औद्योगिक जल का पुनः चक्रित करते हैं। माने जो भी उद्योगों में हम लोग जल प्रयोग करते हैं उसे जल चक्र द्वारा पुनः हम लोग जल चक्रित करते हैं। और मशीनों को ठंडा और साफ करने में वर्षा के जल को संग्रहित करना एक महत्वपूर्ण तरीका है। वर्षा के जल को कैसा, इकट्ठा यानी टैंक में इकट्ठा करते हैं और बाद में कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको इस चैप्टर की समरी के बारे में आपसे डिस्कस किया है। आप लोग इस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इस चैप्टर की पीडीएफ सेंड करूंगी जो आपको अपनी नोटबुक पर साफ साफ लिखनी है और लिखने के बाद आपको अपनी नोटबुक चेक भी करानी है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस